गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट क्लास में कहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे? ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी पढ़ चुके थे। बी और टी वाला हम लोग पढ़ चुके थे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट पूछो, एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी से स्टार्ट करनी। पूछो, किसी को कोई डाउट है? फिर एच ब्यूटी अपसेंट की है, ऊपर है वो। आज फिर उसकी मम्मी को हम कॉल करते हैं। उसकी वजह से हम चैप्टर रिपीट मोड में स्टार्ट किए थे। फर्स्ट लेक्चर मैंने रिपीट मोड में किया था और उसको मैं उस दिन भी बोली थी कि तुम क्लास डेली आओगी। एक बार में तुम लोग सुधरते नहीं हो, तुम लोग सुनते ही नहीं हो, कान में तुम लोग पर्दा लगा लेते। तुम लोग जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा है ना, तुम लोग का बुद्धि ही अब नीचे होते जा रहा है। जैसे जैसे मतलब होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन चल रहा है। जैसे जैसे एज बढ़ेगा तुम लोग का, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा, हायर क्लास में जाओगे, वैसे वैसे बुद्धि कम होती जाएगा। ना तुम लोग के पास मैनर्स है, ना तुम लोग के पास एटिकेट्स है, ना तुम लोग के पास बात करने का तरीका है, ना तुम लोग के पास किसी चीज का तुम लोग के पास तरीका नहीं है। नॉट अ सिंगल थिंग, एक चीज का तुम लोग के पास तरीका नहीं है। पता नहीं तुम लोग कहाँ लाइफ में कहाँ जाओगे, क्या करोगे क्या नहीं, किस एटीट्यूड के साथ तुम लोग अपने लाइफ में मूव कर रहे हो वो भी नहीं पता चलता है। और तुम लोग ये खुद के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। तुम लोग को लगता है ना कि एटीट्यूड तुम टीचर को दिखा रहे हो या एटीट्यूड तुम किसी और को दिखा रहे हो ना, तुम्हारे सामने ही आएगा। लिटरली तुम लोग से अब कुछ बोलने में भी डर लगता है कि तुम लोग सामने से क्या रिस्पॉन्स करोगे, तुम लोग सामने से कैसे इग्नोर करोगे। तुम लोग ऐसे खुद को बना लिए हो। मैं तुम लोग से जैसे फर्स्ट डे मिली थी और आज जैसे मैं तुम लोग से मिलती हूँ ना, मतलब ह्यूज डिफरेंस है तुम लोग के बीच में और मेरे बीच में। और यही मैं 11th वालों से मिलती हूँ ना, तुम लोग से मच बेटर है 11th वाला। तुम लोग को सीखना चाहिए। मैं तुम लोग के मुंह पे बोलती हूँ कि तुम लोग मतलब उन लोग के कहीं कंपैरिजन में भी नहीं हो। सारे के सारे इसमें से कोई एक अकेला भी नहीं जो साइड में हो, कोई एक भी नहीं। तुम लोग के पास मैनर नहीं है। टीचर क्लास में आ रहा है तो एक बार खड़े होकर गुड इवनिंग विश करें। टीचर आप लोग का नौकर नहीं जो टीचर आप लोग को गुड इवनिंग विश करेगा। तुम लोग आई डोंट नो तुम लोग को खुद को क्या समझते हो, तुम लोग किस लेवल पे क्या अचीव कर चुके हो, तुम लोग क्या समझते हो। तुम लोग के पास कोई मैनर नहीं है कि कोई क्लास में आए तो मैं खड़ा हो जाऊं। गौतम सर भी तुम लोग के टीचर है, वो भी क्लास में आते तुम लोग एक बार खड़े नहीं होते हो। और यही 11th वाला कोई भी टीचर बीच में भी एंटर करता है, विद इन 2 मिनट के लिए भी वो एंटर करता है ना, वो खड़े होते हैं, वो रिस्पेक्ट देते हैं टीचर को। केवल पढ़ाई कर लेने से तुम लोग महान नहीं बन जाओगे। अपने अंदर बेसिक ह्यूमन नेचर रखो, बेसिक मैनर्स रखो। किसी को ग्रीट करना बेसिक मैनर होता है। टीचर क्लास में आता है, तुम लोग आपस में घुले मिले हो, नो रिस्पॉन्स। कब तक तुम लोग को कोई झेलेगा? 3 महीने, उसके बाद से तुम लोग क्या करोगे लाइफ में? तुम लोग ये सारे टीचर्स का क्या कर लोगे तुम बताओ? ये तो आज तुम लोगों को कल नया बैच आ जाएगा, ऑब्वियसली नया बैच आएगा। पढ़ाई में तो तुम लोग वैसे भी कुछ नहीं हो। एक कम से कम बेसिक मैनर ही दिखा करके तुम लोग टीचर के दिल में अपना छाप छोड़ सकते हो, बट तुम लोग से वो भी चीज नहीं होता है। क्या करोगे तुम लोग लाइफ में? एक बेसिक चीज तो तुम लोग अपने अंदर रखो ना कि पेरेंट्स के साथ कैसे रहना है। तुम लोग पेरेंट्स के साथ कैसे रहते हो मैं नहीं देखने जाती, बट तुम लोग मेरे साथ या फिर हमारे यहाँ सारे टीचर्स के ग्रुप के साथ जैसे रहते हो ना, मुझे नहीं लगता कि तुम अपने पेरेंट्स के साथ भी सही से रहते होगे। वो भी तुमको झेल ही रहे होंगे। मिश्रा जी तुम लोग से बड़े हैं, तुम लोग एक बार तुम लोग उनको विश करते हो, एक बार तुम लोग उनको बेसिकली रिस्पेक्ट से नॉर्मल मजाक में तुम लोग बात करते हो। डायरेक्टर सर कुछ बात करना है, तुम लोग अपना एटीट्यूड में बात करते हो, अपने ईगो में बात करते हो। यहाँ सब आपसे बड़े हैं और आपको समझना होगा कि सब आपसे बड़े हैं। आप लोग 12th क्लास में हो, हायर क्लास में हो, इट डजंट मीन कि आप यहाँ पे और किसी की रिस्पेक्ट नहीं करोगे। और आप बोल देने से रिस्पेक्ट नहीं होता है कि आप टीचर को केवल आप बोल दोगे मतलब आप रिस्पेक्ट कर रहे हो। आपको दिखाना होगा कि आप टीचर की रिस्पेक्ट कर रहे हो। एक बेसिक मैनर होता है कि जब क्लास में टीचर एंटर करे तो मैं खड़े हो जाऊं। अगर ऑफलाइन क्लास के रूल्स नहीं पता है देन ऑनलाइन पढ़ाई करो। देन ऑनलाइन में आपको ना टीचर को गुड मॉर्निंग बोलना होगा, ना गुड इवनिंग बोलना होगा, ना कुछ करना होगा।
कल पीछे वाले बेंच में मैंने पानी के लिए कितनी बार रिपीट मोड में बोला था? 4 बार मिनिमम बोला होगा, और किसी के कान पर तक आवाज नहीं गई कि पानी चाहिए था। तुम लोग को जब बाहर जाना होता है बीच क्लास से, तुम लोग उठ के क्लास से बाहर जाते हो, कोई तुम लोग को कुछ नहीं रोकता है, बट एक पानी लाने के लिए तुम लोग को बोलो, तुम लोग के कान का पर्दा बंद हो जाता है। तुम लोग जितनी बार बोले हो मैं लेक्चर रिपीट मोड में पढ़ाई हूं, और टीचर आप लोग से कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि आप क्लास कम से कम डेली अटेंड कर लो। आपकी वजह से क्लास रिपीट मोड में जाता है। इवोल्यूशन जब मैं तीसरी बार मैं इवोल्यूशन पढ़ाई थी, ब्रेक लग जा रहा था, तीसरी बार मैंने इवोल्यूशन पढ़ाया है। आप लोग की वजह से सिलेबस पीछे जाता है, और आप लोग बोलते हो कि टीचर नहीं पढ़ा के जाता है। प्रिंसिपल इनहेरिटेंस हो चुका है, बस लास्ट का कुछ बच रहा है जो सर पढ़ा के गए थे। मॉलिक्यूलर बेसिस हो चुका है, देन आप क्यों मेरे पीछे पड़े हो कि मैं मॉलिक्यूलर बेसिस आपको पढ़ाऊं? आपको उस टाइम बोलना चाहिए था ना कि नहीं मेरे नहीं हो पा रहा है अच्छे से, हमको नहीं करना है इनसे। और जब एक बार हो चुका है तो वो खत्म ही है। तुम लोग गो विद द फ्लो चले जाते हो, हाँ ठीक है टीचर पढ़ा रहे हैं मैं पढ़ के चला जाऊंगा, फिर बाद में कोई टीचर आएगा तो मैं उनके ऊपर बोल दूंगा कि हाँ सर मुझे, हाँ मैम सर मुझे समझ में नहीं आया पीछे वाला। गो विद द फ्लो जाना बंद करो, जो जहां पे है वहां पे मुंह पे बोला करो। चलो आ जाओ, पीछे तक में किसी को कोई डाउट? देखो आ जाओ, एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी देखते हैं। कल हम लोग देख लिए थे वो बेसिकली लिम्फोसाइट्स वाला देखे थे, बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स, ये सारी चीजें हम देखे थे। बी लिम्फोसाइट्स कहाँ बनता है, फॉर्मेशन कहाँ होता है बी लिम्फोसाइट्स का? हाँ, और मैच्यूरेशन? और टी लिम्फोसाइट्स का? हाइमस। हाँ चलो आ जाओ, पैसिव, एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी देखो। देखो एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी में क्या डिफरेंस है? एक्टिव मतलब होता है ना जो अपना काम खुद से किया है, पैसिव में होता है ना काम किसी और का नाम उसका। एक्टिव में वो उसका अपने मेहनत करी है, उसने अपना काम करा है। पैसिव में है कि काम कोई और करेगा नाम उसका हो जाएगा। बेसिकली ये ट्रिक से ही ये समझ जाओगे। आ जाओ देख लेते हैं। कहते हैं when a host is exposed to antigen which may be in the form of living or dead microbe or other protein, antibody are produced in the host body। मतलब कोई भी एंटीजन अगर होस्ट बॉडी में एंटर करता है, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो डेड हो, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, उसके खिलाफ क्या बनने लग जाएगा? एंटीबॉडी बनने लग जाएगा। एंटीबॉडी बेसिकली वो प्रोटीन या फिर एंटीबॉडी बनने लग जाएगा। एंटीबॉडी भी क्या होता है? प्रोटीन होता है, हम लोग पीछे देख चुके हैं। तो वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो जाएगा आपके होस्ट बॉडी में, और उस टाइप ऑफ इम्यूनिटी को ही हम क्या बोलते हैं? एक्टिव इम्यूनिटी। अब तुम बताओ, पिछले क्लास में भी हमने देखा था कि जो दो टाइप की इम्यूनिटी होती है कौन कौन सी? इनेट और एक्वायर्ड। तो जो इनेट इम्यूनिटी होती है उसमें प्राइमरी रिस्पॉन्स और सेकेंडरी रिस्पॉन्स देखा था। तो प्राइमरी रिस्पॉन्स जनरली क्या होता है? स्लो होता है इन कंपैरिजन टू सेकेंडरी रिस्पॉन्स, क्योंकि प्राइमरी रिस्पॉन्स वो रिस्पॉन्स है जब पहली बार कोई एंटीजन हमारे बॉडी में एंटर किया है और हमारा इम्यून उसके लिए क्या बनाया है? एंटीबॉडी। तो ऑब्वियसली पहली बार कोई भी चीज आई है तो उसके खिलाफ हथियार तैयार करने में थोड़ा टाइम लग सकता है। सेम चीज यहाँ पे कि एंटीजन अभी एंटर ही किया है तो एक्टिव वाला इम्यूनिटी जो होगा वो क्या करेगा? स्लो होगा। थोड़ा लिखा होगा एक्टिव इम्यूनिटी इज स्लो। एक्टिव इम्यूनिटी जनरली क्या होता है? स्लो होगा एंड टेक टाइम टू गिव इट्स फुल इफेक्टिव रिस्पॉन्स। मतलब अपना 100% इफेक्ट दिखाने के लिए वो क्या कर सकता है? थोड़ा टाइम ले सकता है। Injecting the microbe deliberately during immunization or infectious organism gaining access into body during the natural infection induce active immunity। मतलब कहता है कि कोई भी infectious आपके बॉडी में एंटर करता है, नेचुरल इन्फेक्शन इंड्यूस करता है, वो बेसिकली कौन उसके खिलाफ रिस्पॉन्स देता है? एक्टिव इम्यूनिटी रिस्पॉन्स देता है। बट जब आप रेडीमेड इम्यूनिटी को आप क्या कर देते हो? बॉडी में इंजेक्ट कर देते हो, जैसे कि स्नेक बाइट किया, तो उस टाइम स्नेक बाइट किया, अब आप इंतजार करोगे कि नहीं भाई नेचुरल चीज ही है, हम इंतजार करते हैं कि नेचुरल एंटीबॉडी ही हमारे बॉडी में बनेगा तो स्नेक के पॉइजन को क्या करेगा? खत्म करेगा। तब तक तो आप खत्म हो जाओगे, खुद ही खत्म हो जाओगे। तो कहीं ना कहीं अगर साइंस डेवलप किया है, हमारी बायोलॉजी इतनी डेवलप की है तो सोच समझ के किए होंगे, ऐसे ही नहीं है तुक्के मारने के लिए।
तो ये कहता है कि अगर वो चीज, अगर रेडीमेड एंटीबॉडी आप डायरेक्टली लेते हो तो उस टाइम एंटीडोट दिया जाता है, एंटीबॉडी दिया जाता है स्नेक वेनम के खिलाफ, कि ताकि बॉडी हमारा क्या कर सके, रिकवर कर सके, उस लड़ सके उस पॉइजन के खिलाफ। तो एंटीबॉडी डायरेक्टली दिया जाता है, गिवन टू प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट द फॉरेन एजेंट। जो भी फॉरेन एजेंट एंटर किया है उसके अगेंस्ट में हम क्या करेंगे, तुरंत, जैसे टेटनस का भी हम लोग सुई इंजेक्शन लेते हैं, वो भी देते हैं हम लोग इसीलिए ताकि तुरंत एंटीबॉडी हमें मिल जाए, वरना हम इंतजार करेंगे कि एंटीबॉडी बनेगा हमारे बॉडी में, फिर तो बहुत टाइम लग जाएगा, मच टाइम लग जाएगा। तो इट इज अ पैसिव इम्यूनिटी। ये क्या होता है, पैसिव इम्यूनिटी होता है, मतलब जो अपना है वो एक्टिव, जो किसी और का है, नाम उसका है, वो क्या हो जाएगा, पैसिव। रेडीमेड एंटीबॉडी अंडर गया, बॉडी उसके खिलाफ लड़ाई किया, मतलब कि जो दूसरी ऑर्गेनिज्म या फिर दूसरे पैथोजन जो एंटर किए थे वो उसके खिलाफ लड़ाई किए, वो बेसिकली पैसिव इम्यूनिटी है। जैसे कि अब देखो, एक से कहता है द येलोइश फ्लूइड कोलेस्ट्रॉम, पता है हम लोग पढ़ चुके हैं बॉडी ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर। कोलेस्ट्रॉम क्या होता है, मदर का इनिशियल आपका मिल्क होता है, जो कंपल्सरी होता है 6 मंथ फीड कराना, क्योंकि वो क्या कंटेन करके रखता है, एंटीबॉडी कंटेन करके रखता है। क्योंकि बच्चा के अंदर अभी इम्यून ग्रो नहीं हुआ है, उसका धीरे धीरे, पहले शुरू में थाइमस धीरे धीरे बनता है, इम्यून धीरे धीरे बढ़ता है, तो वो तब तक अगर उसी बीच अगर कोई जर्म सेंटर कर गया फिर तो बच्चा खत्म हो जाएगा। तो इसलिए मदर का मिल्क जरूरी होता है, क्योंकि मदर का मिल्क क्या कंटेन करके रखता है, ये येलोइश फ्लूइड, एकदम गाढ़ा पीला कलर का होता है, जिसका नाम कोलेस्ट्रॉम है, वो एंटीबॉडी कंटेन करता है, जिसका नाम होता है IgA। येलोइश fluid colostrum secreted by a mother during the initial day of lactation has abundant antibody। उसके पास क्या होते हैं, abundant antibody होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, कौन सा एंटीबॉडी होता है, IgA होता है। कौन सा एंटीबॉडी होगा, IgA। तो कोलेस्ट्रॉम IgA कंटेन करता है टू प्रोटेक्ट द इन्फेंट, उस इन्फेंट को आपके बचाने के लिए। एक होता है IgG। अब देखो कहता है द फिटस आल्सो रिसीव सम एंटीबॉडी। फिटस की बात कर रहा है, मतलब कब की बात कर रहा है, जब वो पेट में होगा। मदर के, इन्फेंट बोला मतलब क्या हो चुकी है, डिलीवरी हो चुके है, बट जब फिटस बोला इसका मतलब क्या है, अभी भी वो कहाँ पे है, मदर के स्टमक में। द फिटस ऑल्सो रिसीव सम एंटीबॉडी फ्रॉम देयर मदर। मदर से वो कुछ एंटीबॉडी वो फिटस रिसीव करता है, किसके थ्रू, प्लेसेंटा के थ्रू। मतलब प्लेसेंटा क्या रिलीज करता है, बेसिकली उसको IgG देता है, लिख लो IgG। ये एंटीबॉडी कौन देता है, प्लेसेंटा देता है फिटस को। ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी दिस आर द सम एग्जांपल ऑफ पैसिव इम्यूनिटी। ये किसके एग्जांपल हो गए, पैसिव इम्यूनिटी के एग्जांपल हो गए। डन, कोई दिक्कत। अभी नीचे में मैं भी लिखा हूँ, स्नेक वाला, स्नेक बाइट वाला, टेटनस वाला लिखा ही होगा, हम लोग पढ़े थे, मतलब मैंने जब पढ़ा था तो पढ़ा था। आ जाओ, वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन क्या होता है। कहते हैं द प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन इज बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी मेमोरी ऑफ इम्यून सिस्टम। कहने का ये मतलब है कि जो वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन होता है ना, वो किस पे बेस्ड होता है, मेमोरी बेस्ड होता है। मतलब एक बार आप वैक्सीन डाल दिए तो इम्यून को याद रह जाता है। बेसिकली एक बार अगर कुछ हो गया, बॉडी में एंटर कर चुका, दूसरी बार अगर वो एंटर किया तो उसको वो खत्म कर देंगे, खत्म, मार धाड़ करेंगे। तो इसीलिए मानो कि वैक्सीन इसीलिए दिया जाता है कि बॉडी, बेसिकली वैक्सीन में दिया क्या जाता है, वैक्सीन में पता है क्या देते हैं, जो हमको जिसके खिलाफ में एंटीबॉडी बनाना है ना, उसी का छोटा सा मतलब पैथोजन ही हम डालते हैं। लेकिन ऐसा पैथोजन हम डालते हैं ना जो केवल इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करा दे लेकिन डिजीज कॉज ना करे। बेसिकली पैथोजन ही हमारी बॉडी में डिजीज कॉज करते हैं ना। तो जो हम वैक्सीन देते हैं ना, उस वैक्सीन में हम लोग माइक्रोब या फिर बेसिकली पैथोजन ही डालते हैं, लेकिन ऐसा पैथोजन डालते हैं जो केवल वो एंटर करेगा, हमारा इम्यून क्या करने लग जाएगा, एंटीबॉडी बनाने लग जाएगा। वो एंटीबॉडी एक बार बन गया, उसके बाद कितने भी खतरनाक एंटर करेंगे पैथोजन, हमारा बॉडी उसको खत्म कर देगा। तो जब हम वैक्सीन के टाइम देते हैं तो पैथोजन ही डालते हैं, बट ऐसा पैथोजन डालते हैं जो केवल इम्यून जनरेट करा दे, जो केवल एंटीबॉडी बना दे, बट डिजीज कॉज ना करे। अभी पढ़ो, वही लिखा होगा। तो ये मेमोरी बेस्ड होता है कि एक बार हो गया, एक बार जनरेट हो गया, एक बार बन गया एंटीबॉडी, दूसरी बार एंटर करेगा कोई भी पैथोजन तो वो मार धाड़ करके उसको खत्म करेंगे। इन वैक्सीनेशन a preparation of antigenic protein of pathogen or inactivated weakened pathogen। मतलब देखो हम किसको प्रिपेयर करते हैं उसमें जाने के लिए,
कहीं ना कहीं पैथोजन को ही उसमें हम डालते हैं, या फिर इनएक्टिवेटेड या वीकेंड कमजोर पैथोजन को डालेंगे, इनएक्टिवेटेड पैथोजन को एंटर करेंगे वैक्सीन में, आर इंट्रोड्यूस इनटू द बॉडी, उसको क्या कर देंगे, बॉडी में इंट्रोड्यूस कर दिए। द एंटीबॉडी प्रोड्यूस इन द बॉडी, अब एंटीबॉडी क्या होने लग जाएगा, हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होने लग जाएगा उसके खिलाफ। This antigen would neutralize the pathogenic agent during the actual infection, और उसको वो क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। एक बार जब एंटीबॉडी बन गया फिर खतरनाक, ये तो मानो टूटा फूटा वीकेंड बेसिकली एंटर किया था पैथोजन, इसके बाद कितना भी स्ट्रॉन्ग एंटर करेगा तो क्या कर जाएगा, हमारा बॉडी उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, हमारा एंटीबॉडी उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। तो वही कहता है कि जो वैक्सीन होते हैं वो अल्सो जनरेट करते हैं मेमोरी बी एंड टी सेल्स। बी सेल्स किसके लिए था, कल क्या पढ़े थे तुम लोग, कौन सा रिस्पॉन्स, ह्यूमरल रिस्पॉन्स, और टी क्या करता था, CMI, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी बेसिकली प्रोवाइड करता है। तो वैक्सीन ये भी जनरेट करते हैं बी एंड टी सेल्स दैट रिकॉग्नाइज, जो क्या कर लेंगे, बी भी याद करो क्या बनाता है, एंटीबॉडी, टी उसको केवल क्या करता है, हेल्प करता है, तो वो भी क्या कर लेगा, तुरंत रिकॉग्नाइज कर देगा, पैथोजन को रिकॉग्नाइज करेगा और तुरंत वो क्या कर लेगा, एक्शन लेगा, एक्सपोजर एंड ओवरवेलमिंग द इन्वेडर विथ अ मैसिव प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी, और वो तुरंत क्या कर देगा, एंटीबॉडी काफी अमाउंट में प्रोड्यूस करके उसको क्या कर देगा, खत्म कर देगा। इफ द पर्सन इज इन्फेक्टेड विथ सम डेडली माइक्रोब टू विच क्विक इम्यून रिस्पॉन्स, मतलब कहता है कि अगर किसी डेडली माइक्रोब से, खतरनाक माइक्रोब से क्या हुआ है, एक पर्सन इन्फेक्टेड है, उस टाइम हम क्या नहीं लेते हैं, रिस्क, हम खतरा नहीं लेते हैं, उस टाइम हम रिस्क नहीं लेते हैं कि हमारा बॉडी प्रिपेयर करेगा, हम तुरंत क्या कर देते हैं, बाहर से हम प्रोवाइड कर देते हैं उसको। देखो यही पॉइंट लिखा है यहाँ पे, इफ द पर्सन इज इन्फेक्टेड विथ सम डेडली माइक्रोब, अगर कुछ डेडली माइक्रोब से अगर वो इन्फेक्टेड है, टू विच क्विक इम्यून रिस्पॉन्स इज रिक्वायर्ड एज इन टेटनस, जैसे टेटनस के केस में हम क्या कर देते हैं, तुरंत क्विकली उसको इम्यून रिस्पांस देने के लिए हम बेसिकली इंजेक्शन लगा देते हैं। वी नीड टू डायरेक्टली इंजेक्ट द परफॉर्म्ड एंटीबॉडी, जो पहले से एंटीबॉडी तैयार है उसको हम इंजेक्शन के फॉर्म में क्या कर देते हैं, उसको लगा देते हैं। और एंटीटॉक्सिन, या फिर उसको एंटीटॉक्सिन बोल लो, अ प्रिपरेशन कंटेनिंग एंटीबॉडी टू द टॉक्सिन, मतलब कि वो ऐसा एंटीबॉडी होगा जो क्या कंटेन करके रखेगा, टॉक्सिन को मारने के लिए बेसिकली एंटीबॉडी कंटेन करेगा। इवन इन केस ऑफ स्नेक बाइट, अगर सांप वाप भी काटता है उस केस में भी हम इंतजार नहीं करते हैं कि हमारा बॉडी नेचुरल बनाए, उस टाइम में भी हम क्या कर देते हैं, बाहर से एंटीबॉडी डाल देते हैं। द इंजेक्शन विच इज गिवन टू द पेशेंट कंटेन परफॉर्म्ड एंटीबॉडी, वो भी क्या कंटेन करते हैं, जो पहले से प्रिपेयर किया गया एंटीबॉडी, उसको जो कोई और ऑर्गेनिज्म किया है, हो सकता है घोड़ा किया हो, जैसे पता है कैसे निकालेंगे, मानो कि घोड़ा को वो बाइट करवाते हैं कि सांप किसको बाइट करे, घोड़े को बाइट करे, और घोड़े में क्या रिस्पांस जनरेट होगा बताओ, इम्यून जनरेट होगा, इम्यून रिस्पांस, वो क्या बनेगा, एंटीबॉडी, और उसी एंटीबॉडी को हम निकाल करके रखते हैं ताकि हम क्या कर सके, दे सके। हो सकता है वो घोड़े का हो, रैबिट का हो, किसी का भी वो हो सकता है, किसी अदर एनिमल का। इट्स जस्ट लाइक अ पैसिव इम्यूनिटी। दिस टाइप ऑफ इम्यूनाइजेशन इज कॉल्ड पैसिव इम्यूनाइजेशन। इस टाइप के इम्यूनाइजेशन को हम क्या बोलते हैं, पैसिव, जिसमें काम किसी और का होगा, नाम हमारा होगा। कहता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, हम लोग अभी पढ़े नहीं है टेक्नोलॉजी, वो माइक्रो बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तो देख लेंगे। तो रिकॉम्बिनेंट मतलब कि आप दो चीजों को मिलके क्या बना रहे हो, एक रिकॉम्बिनेंट बना रहे हो, उसको रिकम्बाइन कर रहे हो, मिला रहे हो, कुछ इससे ले लिया कुछ इससे ले लिया और उसको रिकॉम्बिनेंट बना रहे हो। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हैज अलाउड द प्रोडक्शन ऑफ एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड ऑफ पैथोजन इन बैक्टीरिया और ईस्ट। मतलब कहता है कि हम बैक्टीरिया और ईस्ट में क्या करते हैं, डीएनए टेक्नोलॉजी के हेल्प से हम किसका प्रोडक्शन करते हैं, इस एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड का प्रोडक्शन करते हैं, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करते हैं। वैक्सीन प्रोड्यूस यूजिंग दिस अप्रोच, वैक्सीन को भी हम क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं लार्ज स्केल पे। याद करो बायो फर्मेंटर वगैरह, जो फर्मेंटर होते हैं, जो बड़े बड़े लार्ज स्केल्स पे, जो टैंक बहुत बड़े बड़े होते हैं, उस टैंक में क्या प्रिपेयर किया जाता है, ये सब वैक्सीन बनाया जाता है। याद करो अभी हम लोग उसमें माइक्रोब्स में देखे थे कि बड़े बड़े टैंक्स में हम क्या बनाते हैं, एंटीबॉडी वगैरह बनाते हैं, एंटीबायोटिक्स बनाते हैं, ये सारी चीजें हम वैक्सीन वगैरह बनाते हैं, लार्ज स्केल पे बनाते हैं, एंड हेंस ग्रेटर अवेलेबिलिटी फॉर द इम्यूनाइजेशन। एग्जांपल हेपेटाइटिस वी वैक्सीन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द ईस्ट, साइक्रोमाइसिस सर्विस यही से बना था। हेपेटाइटिस वी के लिए जो वैक्सीन बना है वो प्रोड्यूस किया जाता है किससे,
ईस्ट के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है लार्ज स्केल पे, ताकि उसकी ग्रेटर अवेलेबिलिटी हो, जहां पे भी चाहो वहां पे वो क्या हो सके, अवेलेबल हो सके। यहां तक मैं डाउट पूछूं? नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एलर्जी। गौरी पानी भेज दो। रीड करो एक बार, फटाफट रीड करो। लेके आ जाओ। एनी डाउट? आगे बढ़ू? पूछो कोई डाउट? आगे बढ़ू? आ जाओ। देखते हैं एलर्जी। कहता है, यार क्लियर हो जाओ। कहता है when समझो क्या होता है। मानो तुम किसी नए एरिया में विजिट करने गए हो, किसी नए जगह पे गए हो, तो तुम देखते हो कि बहुत बार तुमको उस जगह के डस्ट से क्या होता होगा, स्नीज होता है। अचानक से तुमको स्नीज होता है, अचानक से तुमको छींक आती है, या फिर हो सकता है बहुत सारे जगह के पॉलन ग्रेन से लोगों को छींक आती है। या फिर तुम लोग गाँव में अगर रहे हो तो देखे होगे कि जो लास्ट का वो बच जाता है, क्रॉप वगैरह से जो लास्ट का जो भूसा टाइप के बच जाता है, जो लास्ट में बेसिकली निकाला जाता है खिलाने के लिए काऊ वगैरह को, तो उससे भी बहुत लोगों को गले में खराश अजीब सा हो जाता है, उससे भी काफी लोगों को स्नीजिंग होती है। तो ये सारे एलर्जी होते हैं। मतलब एलर्जी वो नहीं होता है जो नॉर्मल तुम एक दो बार स्नीज की, लगातार मानो किसी जगह पर डस्ट की वजह से तुमको लगातार 10 15 20 अचानक सडनली तुमको क्या हो रहा है, छींक आ रहे हैं, तो दैट इज एलर्जी। वो एलर्जी, बहुत लोगों को एलर्जी होता है। कुछ लोगों को पॉलन से एलर्जी होता है, कुछ लोगों को डस्ट से होता है, कुछ लोगों को माइट्स वगैरह से होता है, एनिमल डैंडर से होता है, मतलब वो गाय के जो भी भूसे वगैरह होते हैं। हाँ, तो होता है किसी किसी को किसी भी चीज को लेके अचानक से वो एक्सजरेटेड रिस्पॉन्स आता है। तो कहते हैं व्हेन यू हैव गॉन अ न्यू प्लेस, जब आप कहीं नई जगह पे जाते हो एंड सडनली यू स्टार्टेड स्नीजिंग, अचानक तुम स्नीज करना स्टार्ट करते हो, खांसना स्टार्ट कर देते हो फॉर अ नो एक्सप्लेन रीजन, एंड देन यू वेंट अवे, योर सिम्टम्स डिसअपियर, और जैसे उससे तुम दूर भागते हो वो सिम्टम्स क्या हो जाते हैं, डिसअपियर्ड हो जाते हैं। डिड दिस हैपन टू यू? कभी हुआ है तुम्हारे साथ? सम ऑफ अस आर वेरी सेंसिटिव, मतलब कुछ लोग इसमें से बहुत सेंसिटिव होते हैं एनवायरमेंट के कुछ पार्टिकल्स को लेके। द अबव मेंशन्ड रिएक्शन कुड बी बिकॉज ऑफ एलर्जी टू पॉलन। ये सारे जो आपके अबव रिएक्शन है वो किसकी वजह से होते हैं? पॉलन की एलर्जी की वजह से होते हैं, माइट्स वगैरह की वजह से होते हैं, विच आर डिफरेंट इन डिफरेंट प्लेस, जो अलग अलग जगह पे होता है। देखो कहता है एक्सैजरेटेड रिस्पॉन्स। एक्सैजरेटेड रिस्पॉन्स मतलब अत्यधिक। मानो कि तुम्हारा नॉर्मल एक दो बार का स्नीजिंग होगा, बट एक्सैजरेटेड मतलब 15 से 20 अचानक आपको स्नीजिंग हुआ, उसको हम बोलते हैं एक्सैजरेटेड, मतलब आपके सोच से ज्यादा, अत्यधिक इन द सेंस ऑफ द। तो वही कहता है द एक्सैजरेटेड रिस्पॉन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम टू सर्टेन एंटीजन प्रेजेंट इन एनवायरमेंट इज कॉल्ड एलर्जी। मतलब कि किसी एनवायरमेंट में प्रेजेंट किसी एंटीजन के खिलाफ आपको इम्यून आपका क्या कर रहा है, अचानक से एक एक्सैजरेटेड रिस्पॉन्स देता है, अत्यधिक रिस्पॉन्स देता है, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, एलर्जी बोलते हैं। The substance to which such an immune response is produced are called allergens। कहता है कि और जो हमारा इम्यून रिस्पॉन्स
सिक्रीट करता है, प्रोड्यूस करता है, उस चीज को हम क्या बोलते हैं? एलर्जेंस बोलते हैं। जो सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है किसके द्वारा? इम्यून रिस्पॉन्स के द्वारा, उसको हम क्या बोलेंगे? एलर्जेंस बोलेंगे। नेक्स्ट कहता है द एंटीबॉडी प्रोड्यूस टू दिस आर, मतलब ये एंटीबॉडी को क्या प्रोड्यूस होता है? ये जो होता है ये एंटीबॉडी, जैसे याद करो कोलेस्ट्रॉल में कौन सा एंटीबॉडी होगा? IgA, प्लेसेंटा में कौन सा होगा? IgG, और एलर्जी के लिए कौन सा होगा? IgE। ध्यान रखना ये सारे मैच ऑफ द फॉलोइंग करके पूछते हैं नीट वगैरह में। कॉमन एग्जांपल ऑफ एलर्जेंस आर, कुछ कॉमन एग्जांपल है आपके डस्ट पार्टिकल हो गए, पॉलन हो गया, एनिमल डैंडर, वही भूसा वगैरह जो हो गया, ये सारे आपके कॉमन कुछ एलर्जेंस के नाम है। सॉरी, एलर्जेंस वो होता है ना, आई एम रियली सॉरी, जो एंटर किया है आपके बॉडी में, क्या किया है? एंटर किया है। जैसे डस्ट पार्टिकल क्या है? एलर्जेंस है। तो कहते हैं पढ़ो फिर से सेंटेंस पढ़ो, द सब्सटेंस टू विच सच एन इम्यून रिस्पॉन्स इज प्रोड्यूस, मतलब ऐसा सब्सटेंस जिसकी वजह से हमारा इम्यून क्या करता है? रिस्पॉन्स करता है, उस सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? एलर्जेंस। जो हमारे बॉडी में एंटर किया है, जैसे ये सारे क्या है? एलर्जेंस है। और जो हमारा एंटीबॉडी प्रोड्यूस किया है वो क्या है? IgE है। समझ में आया? बोलो लास्ट में, समझ में आया कि हमारे बॉडी में मानो डस्ट पार्टिकल एंटर किया या फिर ये आपके एनिमल डैंडर, पॉलन वगैरह एंटर किया, तो वो एलर्जेंस है। और उसके रिस्पॉन्स में क्या जनरेट होगा? एंटीबॉडी बनेगा IgE, वो आपका बेसिकली एंटीबॉडी है जो इम्यून हमारा रिस्पॉन्स करेगा। कहते हैं सिम्टम ऑफ एलर्जिक रिएक्शन, मतलब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? अचानक स्नीजिंग होगा, आपकी आंखों पानी से भर जाएंगी, आपके नाक चलने लग जाएंगे, एंड डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, और सांस लेने में क्या हो जाएगी? तकलीफ हो जाएगी। ये सारे एलर्जिक रिएक्शन के बेसिकली आपके सिम्टम्स है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, एलर्जी इज ड्यू टू रिलीज ऑफ केमिकल। कौन सा केमिकल रिलीज होता है? हिस्टामिन रिलीज होता है एंड सेरोटोनिन, ये दो आपके केमिकल्स रिलीज होते हैं जिसकी वजह से क्या होते हैं? एलर्जी होते हैं। मतलब पॉलन वगैरह एंटर करेगा, डस्ट वगैरह एंटर करेगा, तो वो क्या करेगा? ये सारी चीजें सिक्रीट करेगा, केमिकल्स रिलीज करेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? एलर्जी बोलते हैं। फॉर्म फ्रॉम द मास्ट सेल, किससे बनता है? मास्ट सेल से बनता है। जब आप ब्लड सर्कुलेशन पढ़े होंगे तो उसमें मास्ट सेल मिला होगा। For determining the cause of allergy, the patient is exposed or to injected with a very small dose of possible allergens and the reaction studied। कहता है कि क्या किया गया, अगर ऐसा कुछ एलर्जी देखने मिलता है तो पेशेंट को क्या किया जाता है? इंजेक्शन वगैरह दिया जाता है बहुत कम अमाउंट का, बेसिकली जाके वो क्या होगा? एंटी हिस्टामिन होगा, एंटी सेरोटोनिन होगा, जो क्या कर देगा? इसके सिक्रेशन को बंद कर देगा। जो भी इंजेक्शन में हम देंगे, मानो किसी को एलर्जी हुआ तो उसको हम इंजेक्शन में क्या देंगे? ऐसी चीज देंगे जो क्या कर दे? इस चीज के सिक्रेशन को बंद कर दे, एलर्जी ऑटोमेटिक रुक जाएगा। तो कहते हैं द यूज ऑफ ड्रग, लाइक हम क्या कर सकते हैं? एंटी हिस्टामिन दे सकते हैं, जो एंटी मतलब अगेंस्ट, हिस्टामिन के अगेंस्ट जो वर्क कर सके। एड्रेनालिन दे सकते हैं एंड स्टेरॉइड क्विकली रिड्यूस द सिम्टम्स, वो क्या कर देगा? एलर्जी के सिम्टम्स को क्विकली आपके कम कर देगा। तो ये तीनों ड्रग के नाम नोट कर लो, अंडरलाइन कर लो। Somehow modern day lifestyle has resulted in lowering of immunity, मतलब किसी ना किसी वजह से आजकल की लाइफ स्टाइल की वजह से धीरे धीरे लोगों की इम्यूनिटी क्या होती जा रही है? कम होते जाती है, कमजोर होती जा रही है, और बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते जा रही है। किसके खिलाफ? एलर्जेंस को लेकर के। मोर एंड मोर चिल्ड्रेन इन मेट्रो सिटी ऑफ इंडिया सफर फ्रॉम द एलर्जी। अभी हम लोग सफर कर रहे हैं, पूरा पटना ही सफर कर रहा है मेट्रो की वजह से। इतने डस्ट पार्टिकल तुम बाहर निकल ही नहीं सकते हो बिना मास्क के, बिना हेलमेट के, या फिर बिना किसी चीज के। तो वही कह रहा है कि अभी बहुत लोग, क्योंकि हम लोग भी कहीं ना कहीं सेंसिटिव है आजकल के जनरेशन के, हमारे भी इम्यूनिटी कमजोरी है, तो हमारा पूरा इंडिया, जो भी मेट्रो सिटी है जहाँ पे मेट्रो वगैरह का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वो सब लोग सफर कर रहे हैं एलर्जीज को लेके। एंड अस्थमा, बेसिकली अस्थमा क्या है? रेस्पिरेटरी डिजीज है। ड्यू टू द सेंसिटिविटी ऑफ इन्वायरमेंट की सेंसिटिविटी की वजह से हमको इन सारी चीजों से सामना करना पड़ता है। दिस कुड बी बिकॉज ऑफ प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट प्रोवाइडेड अर्ली इन लाइफ। पहले की लाइफ इनके कंपैरिजन में क्या थी? बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड थी, मच बेटर थी। पूछो, इसमें हमको नहीं लगता कोई डाउट होगा। क्या डाउट है? पूछता है एलर्जी वगैरह पूछता है, सीधे पूछ देगा एलर्जी के बारे में लिखने के लिए बोर्ड वगैरह में, तो समझ लो अपना कैसे क्या लिखना है।
लिखने का प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। देखो एक ही रास्ता है बोर्ड में अच्छे नंबर लाने के, आप बैठ के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, सब्जेक्टिव लिखने का कोशिश किया करो। तुम लोग आजकल नीट के चक्कर में लोग ऑब्जेक्टिव नीट जरूरी है, बट पहले उसके पहले क्या जरूरी है, पहले तो बोर्ड तो क्लियर करो, 12th तो क्लियर करो। तो उसके लिए क्या करना है, तुमको बैठ के प्रैक्टिस करना है। जो भी क्वेश्चंस, जो भी चैप्टर्स हो गए हैं, PYQ निकालो, क्वेश्चन सेलेक्ट करो 4 5 10 जो भी है, और बैठ के प्रैक्टिस करो। कहाँ तुम लिख पा रहे हो, कहाँ पे तुम्हारे रुक जा रहे हो, कहाँ पे फुल स्टॉप लग जा रहा है। 5 नंबर के क्वेश्चन में 4 लाइन लिखे आओगे तो कोई नंबर नहीं मिलने वाला। कोशिश करो 1 पेज 1.5 पेज उसमें लिखो, थोड़ा इलाबरेट करके लिखो चीजों को कि कैसे कैसे क्या होता है, प्रोसेस दिखा करो। फिजिक्स का जो भी आपके फॉर्मूलाज वगैरह हैं याद करो, न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करो। बोर्ड वगैरह में अच्छा खासा न्यूमेरिकल्स देता है, तो सारी चीजों का ध्यान रखते हुए पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। आ जाओ ऑटो, अभी तो छोटा छोटा टॉपिक चल रहा है। ऑटो इम्यूनिटी देखते हैं। देखो ऑटो इम्यूनिटी समझ लो, इस पूरे चीज में क्या लिखा है। ऑटो इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होता है ना जो खुद के सेल्स को मारने लग जाता है। एक टाइम के बाद से वो कभी वो रिस्पॉन्स नहीं दिखा पाता है, तो वो खुद के सेल्स को ही क्या करने लग जाता है, मारने लग जाता है। जैसे बहुत लोगों को घुटने वगैरह में दर्द वगैरह होता है, बेसिकली अर्थराइटिस, र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस बेसिकली आपके बीमारी होती है, जिसकी वजह से बहुत लोग इसकी वजह से हमारा परेशान रहता है। इसमें क्या होता है ना, हमारा बॉडी खुद के ही सेल्स को मारने लग जाता है। पढ़ो आज, कहता है ऑटो इम्यूनिटी बेस्ड memory based acquired immunity evolved in higher vertebrates based on the ability to differentiate foreign organisms। कहते हैं जो memory based acquired immunity थी, हम लोग पढ़े हैं acquired immunity में क्या क्या पढ़े हैं, कौन कौन सा? बी एंड टी लिम्फोसाइट्स पढ़े हैं। तो मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी वही होती है जो ध्यान में रखती है। तो वो क्या करता है बेसिकली हायर वर्टिब्रेट्स में, जैसे हम लोग में, वो क्या करता है, उसके पास एबिलिटी होता है क्या करने का, डिस्क्रिमिनेट करने का कि ये हमारा है कि किसी और का है, ये सेल्फ है कि ये नॉन सेल्फ है, ये हमारा है या फिर फॉरेन पार्टिकल है। ये किसके पास एबिलिटी होता है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के पास ये एबिलिटी होता है। जैसे एग्जाम्पल फ्रॉम द सेल्फ सेल, मतलब उस फॉरेन ऑर्गेनिज्म को क्या कर सके, वो डिस्क्रिमिनेट कर सके, डिफरेंशिएट कर सके कि हमारे सेल से अलग है कि अलग नहीं है। While we still do not understand the basis of this, but अभी तक हम ये समझ नहीं पाए हैं इसके बेसिस को। टू corollaries, क्या लिखा है, टू corollaries of the ability have to understand। अच्छा, इसके दो रास्ते हैं समझने के, बेसिकली दो वे हैं समझने के इसके कि कौन कौन सा बेसिकली हम समझ सकते हैं किस रास्ते से ये करता है। वन, हायर वर्टिब्रेट्स कैन डिस्टिंग्विश फॉरेन मॉलिक्यूल एज वेल एज फॉरेन ऑर्गेनिज्म। एक तो ये है कि हायर वर्टिब्रेट्स, वो हम वर्टिब्रेट्स हैं तो ये हमारे अंदर कैसे फंक्शन होगी हमारी बॉडी जानती है, अच्छे समझते हैं, तो हम उसको डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं उस फॉरेन मॉलिक्यूल को। मोस्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंटल इम्यूनोलॉजी डील्स विथ दिस एस्पेक्ट। दूसरा ये है समटाइम ड्यू टू जेनेट, अच्छा दूसरा है कि कुछ जेनेटिक रीजंस की वजह से हम समझ जाते हैं कि हमारा बॉडी नहीं है। अच्छा ओके सॉरी, तो दूसरा ये रीजन है कि कुछ जेनेटिक रीजन की वजह से हमारा बॉडी ये नहीं समझ पाता है कि हमारे खुद के सेल है, और वो खुद के सेल्स को ही क्या करने लग जाता है, अटैक करने लग जाता है। कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से हमारा बॉडी नहीं समझ पाता है कि हमारे अपने सेल्स हैं कि किसी और के सेल्स हैं, फॉरेन सेल्स हैं कि सेल्फ सेल्स हैं, तो वो सेल्फ सेल पे ही क्या करने लग जाता है, अटैक करने लग जाता है। दिस रिजल्ट इन द डैमेज ऑफ द बॉडी, और ये क्या करने लग जाएगा, खुद के बॉडी को ही डैमेज करने लग जाएगा। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज। एग्जाम्पल है र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस विच अफेक्ट मेनी पीपल इन आवर सोसाइटी इज एन ऑटो इम्यून डिजीज। ये क्या है, ऑटो इम्यून डिजीज का एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल ही ध्यान रखा है, एग्जाम्पल पूछता है, बस कुछ नहीं पूछता है इसमें। अब आ जाओ इम्यून सिस्टम इन आवर बॉडी। हमारा इम्यून सिस्टम बना कैसे, कहता है द ह्यूमन इम्यून सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लिम्फॉइड ऑर्गन, टिश्यू, सेल्स एंड सॉल्युबल मॉलिक्यूल लाइक एंटीबॉडी। हमारा इम्यून सिस्टम किससे किससे बना है, लिम्फॉइड ऑर्गन से बना हुआ है, टिश्यू से बना है, सेल से बना है, और कुछ सॉल्युबल मॉलिक्यूल जिसको हम क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी, इन सारी चीजों से बना है। एज वी हैव रीड, इम्यून सिस्टम इज अ यूनिक इन द सेंस ऑफ दैट इट रिकॉग्नाइज फॉरेन एंटीजन, रिस्पॉन्ड टू दिस एंड रिमेंबर देम। कहता है कि आप
पहले पढ़ चुके हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम एक यूनिक है जो कि क्या कर लेता है, सेंस कर लेता है, पता लगा लेता है कि ये फॉरेन एंटीजन है कि हमारा खुद का है। फॉरेन एंटीजन होता है तो क्या करता है, तुरंत रिस्पॉन्स देता है और हमेशा के लिए उसको क्या रखता है, दिमाग में रखता है, ध्यान में रखता है कि हमारा दुश्मन है। रिस्पॉन्ड एंड दिस एंड रिमेंबर देम, और उसको हमेशा हमेशा के लिए याद रखता है। The immune system also play an important role in allergic reaction। ये immune system क्या होता है, important role play करता है किसमें, एलर्जिक रिएक्शन में। मतलब कि एलर्जी वगैरह हुआ तो उसमें वो रिस्पॉन्स देगा। ऑटो इम्यून डिजीज में भी इसी का हाथ होता है और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के टाइम पे भी इसी का हाथ होता है, जो को क्या करता है, बेसिकली उसको रिजेक्ट करने का काम करता है। लेकिन हम उस टाइम पे क्या दे देते हैं, क्या देते हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट देते हैं। क्या होता है, साइक्लोस्पोरिन ए देते हैं, ताकि हमारा ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन सक्सेसफुल रहे। लिम्फॉइड ऑर्गन क्या होता है, देखो, दिस आर द ऑर्गन वेयर ओरिजिन और मैच्योरेशन एंड प्रोलिफरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स अकर। जो भी बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स होते हैं ना, अब समझो एक चीज, ये लिम्फॉइड ऑर्गन है और ये आपके कौन से, बी लिम्फोसाइट्स हैं और ये टी लिम्फोसाइट्स। तो टी लिम्फोसाइट्स, सॉरी आई एम रियली सॉरी, ये आपके लिम्फॉइड ऑर्गन है। ये आपका बोन मैरो और ये थाइमस इसी में प्रेजेंट होता है। तो बोन मैरो में किसका मैच्योरेशन और फॉर्मेशन होगा, बी का, और इसमें टी का फॉर्मेशन होगा, मैच्योरेशन इसमें होगा आपके थाइमस में। लेकिन अंडर हो तो किसमें रहा है, लिम्फॉइड ऑर्गन में ही हो रहा है ना, क्योंकि ये दोनों किसमें प्रेजेंट है, लिम्फॉइड ऑर्गन में। तो वही कहता है कि दिस आर द ऑर्गन जहां पे ओरिजिन और मैच्योरेशन होता है किसका, लिम्फोसाइट्स का, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स का। द प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, दो टाइप के लिम्फॉइड ऑर्गन होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। कहते हैं तो प्राइमरी जो लिम्फॉइड ऑर्गन होते हैं जिसमें क्या प्रेजेंट रहता है, बोन मैरो और थाइमस प्रेजेंट रहता है। वेयर इमेच्योर लिम्फोसाइट्स डिफरेंशिएट, जहां पे ये बेसिकली किस फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं, इमेच्योर फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। differentiate into antigen sensitive lymphocytes after maturation। lymphocytes क्या कर जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं किसमें, सेकंड। मतलब जो प्राइमरी लिम्फोसाइट्स ऑर्गन है, लिम्फॉइड ऑर्गन है, उसमें क्या रहेंगे, इमेच्योर रहेंगे, वो मैच्योर नहीं हो रहे। मतलब पूरे के पूरे थाइमस और बोन मैरो ही अभी इमेच्योर है। बी लिम्फोसाइट्स टी लिम्फोसाइट्स का छोड़ दो, अभी बोन मैरो और थाइमस जो ऑर्गन है वही क्या है, इमेच्योर है। आगे चल के अब देखो, जैसे ही वो मैच्योर होंगे किसमें जाएंगे, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन, जैसे कि स्प्लीन हो गया, लिम्फ नोड हो गया, टॉन्सिल हो गया, पेयर पैचेस जो कि स्टमक में प्रेजेंट, स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं, एंड अपेंडिक्स जो कि बेसिकली हमारे बॉडी में वेस्टिजियल होता है जिसका कोई काम नहीं होता है। तो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन प्रोवाइड करता है वो साइट जहां पे लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं, किसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, एंटीजन के साथ। कौन से लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। और वही एंटीजन के साथ इंटरेक्ट करके क्या बनाते हैं, क्या बनाएंगे, एंटीजन के साथ इंटरेक्ट करके एंटीबॉडी बनाएंगे। बी लिम्फोसाइट्स क्या बनाएगा, एंटीबॉडी बनाएगा, विच देन प्रोलिफरेट टू बिकम इफेक्टर सेल। और फिर वो डिवाइड करके, प्रोलिफरेट का मतलब होता है डिवाइड करना, एंड देन वो क्या कर सकते हैं, डिवाइड करके वो क्या हो जाएंगे, इफेक्टर सेल बन जाएंगे। मतलब बेसिकली अफेक्ट करने लग जाएंगे, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने लग जाएंगे। द लोकेशन ऑफ वेरियस लिम्फॉइड ऑर्गन इन बॉडी इन द ह्यूमन बॉडी इज शोन। कहाँ लिम्फॉइड ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं वो दिखाया गया है हमारे बॉडी में। जैसे देखो, ये थाइमस हो गया, मतलब हमारा लिम्फॉइड ऑर्गन कहाँ पे होगा, थाइमस है। यहाँ पे लिम्फॉइड है, यहाँ पे है लिम्फेटिक वेसल्स, ये लिम्फ नोड। तो जगह जगह पे देखो, जगह जगह पे हमारे क्या प्रेजेंट रहते हैं, लिम्फॉइड ऑर्गन। तो जगह जगह पे क्या प्रेजेंट रहेगा हमारा, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट रहेंगे जो रिस्पॉन्स करेंगे। कहता है द बोन मैरो इज द मेन लिम्फॉइड ऑर्गन। बोन मैरो वो मेन लिम्फॉइड ऑर्गन होता है जहां पे वेयर और ब्लड सेल इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस। वहां पे क्या होते हैं, सारे की सारे लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। मतलब ओरिजिन का क्या है, बोन मैरो ही है। द थाइमस इज द लोब। देखो पता है तुमको, जो टी लिम्फोसाइट्स का नाम तो थाइमस से पड़ा, बट बी लिम्फोसाइट्स का नाम बोन मैरो से नहीं पड़ा था। बी लिम्फोसाइट्स का नाम पड़ा था बर्सा ऑफ फैब्रिकस से। बर्सा ऑफ फैब्रिकस बेसिकली बर्ड के अंदर देखा गया था, उस बर्ड के नाम पे उसका नाम बी लिम्फोसाइट्स पड़ा। तो ये मतलब वो कोइंसिडेंस है कि बोन मैरो भी बी से, वरना उसका नाम पड़ा था बर्सा ऑफ फैब्रिकस से। नेक्स्ट कहता है कि द बोन मैरो इज द मेन लिम्फॉइड ऑर्गन वेयर ऑल ब्लड सेल इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं।
थाइमस क्या होता है? एक लोब ऑर्गन जो लोकेटेड होता है हमारे हार्ट के पास में होता है, एंड बीनीथ द ब्रेस्ट स्टोन, हमारे ब्रेस्ट बोन के, हमारा ये जो बेसिकली यहाँ पे टच करो, यहाँ पे जो तुम्हारा यहाँ पे खत्म होता है ना, जहाँ पे आपका ये ब्रेस्ट बोन के जस्ट नीचे में प्रेजेंट रहता है। आप फील करना यहाँ पे नीचे में, जहाँ पे आपका एंड होता है, जहाँ से डिवाइड करते हैं अलग अलग आपके तुम लोग नहीं पढ़े हो ना 11th का वो चैप्टर, ब्रीदिंग नहीं पढ़ाई हुआ है तुम लोग का, नहीं हुआ है ना ब्रीदिंग, तो उसमें आपका जो ट्रैकिया होता है वो डिवाइड कर जाता है आप प्राइमरी ब्रोंकियल्स सेकेंडरी ब्रोंकियल्स में, तो एट एंड पे ही प्रेजेंट रहता है आपका थाइमस। देखो बीच में प्रेजेंट रहता है, ध्यान रखो हार्ट के पास में होगा। द थाइमस इज क्वाइट लार्ज एट द टाइम ऑफ, थाइमस बेसिकली आपके जन्म के टाइम पे बड़ा होता है, और जैसे जैसे आप बूढ़े होते जाओगे वैसे वैसे वो टाइम के साथ क्या होते जाता है? कम होते जाता है। तो कहता है thymus is quite large at the time of birth but keep reducing in size with the age, एज के साथ साथ वो क्या होते जाता है? कम होते जाता है। इसीलिए कहते हैं ना कि एज के साथ साथ इम्यून कमजोर हो जाता है। बूढ़े लोगों के अंदर पैथोजन के खिलाफ लड़ने की क्षमता कम क्यों हो जाती है? क्योंकि उनके धीरे धीरे थाइमस कमजोर हो जा रहे हैं और थाइमस कम होते जा रहे हैं, और थाइमस ही क्या करता है? हेल्प करता है बी लिम्फोसाइट्स को क्या करने के लिए? थाइमस क्या करेगा? टी लिम्फोसाइट्स को मैच्योर करेगा। अब थाइमस ही कमजोर हो गया तो टी लिम्फोसाइट्स मैच्योर उतना नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं वो बी लिम्फोसाइट्स को हेल्प नहीं कर रहा होगा, तो इसलिए कहीं ना कहीं इम्यून कमजोर हो जाता है बूढ़े लोगों के अंदर, वो बेसिकली पैथोजन के खिलाफ नहीं लड़ पाते हैं, इसलिए उनको तुरंत डिजीज वगैरह हो जाते हैं। थाइमस इज क्वाइट लार्जर, मतलब वही बर्थ के टाइम पे वो ज्यादा होगा। बोथ बोन मैरो एंड थाइमस प्रोवाइड माइक्रो एनवायरनमेंट फॉर द डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। ध्यान से पढ़ो, बोन मैरो क्या करता है और थाइमस क्या प्रोवाइड करता है? माइक्रो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। किसके लिए? आपके मैच्योरेशन के लिए। किसके मैच्योरेशन के लिए? टी लिम्फोसाइट्स के, क्योंकि टी लिम्फोसाइट्स का मैच्योरेशन कहाँ पे होगा? कुछ बी में होगा और कुछ किस में हो जाएगा? कुछ बोन मैरो में होगा और कुछ में किस में हो जाएगा? थाइमस में हो जाएगा। इट मेनली कंटेन लिम्फोसाइट्स एंड फैगोसाइटिस। बेसिकली क्या एक लाइन छूट गया। द स्प्लीन इज द लार्ज बीन शेप्ड। याद करो स्प्लीन क्या होता है? जहाँ पे आरबीसी क्या करते हैं? डेड होता है। आरबीसी कहाँ पे डेड होता है? स्प्लीन में। तो और भी आरबीसी में क्या होता है? ये लिम्फोसाइट्स कंटेन करते हैं, और फैगोसाइटोसिस मतलब कि क्या करते हैं? मार के खाते हैं। इट एक्ट एज अ फिल्टर ऑफ ब्लड बाय ट्रैपिंग ब्लड बॉर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये बेसिकली फिल्टर की तरह काम करता है स्प्लीन, क्योंकि वो क्या कर देता है? जो ब्लड बॉर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको क्या कर लेगा? वो ट्रैप कर लेगा, उनको हमारे बॉडी के अंदर में एंटर नहीं करने देगा। स्प्लीन ऑल्सो हैज अ लार्ज रिजर्वायर ऑफ इराइथ्रोसाइट्स। पढ़ लिए, यहीं पे लिख दिया कि वो बेसिकली क्या होता है? जो भी आरबीसी वगैरह होते हैं, वो आरबीसी की लाइफ स्पैन कितनी होती है? 120 डेज। 120 डेज के बाद से वो कहाँ चले जाते हैं? स्प्लीन वगैरह चले जाते हैं, इसलिए कहते हैं लार्ज रिजर्वायर होता है किसका? इराइथ्रोसाइट्स का। The lymph node are also a small solid structure located at different point along with the lymphatic system। यहाँ पे देखो ये lymph node जो होता है वो आपके हर जगह पे, हमारे बॉडी के हर जगह पे प्रेजेंट रहता है, जो सारा किसको हेल्प कर रहा होता है? लिम्फोइड ऑर्गन को बना रहा होता है, जो हेल्प कर रहा होता है हमारे पूरे बॉडी को एंटीबॉडी के खिलाफ, एंटीजन के खिलाफ लड़ने के लिए। वो भी देखो फिर यही पॉइंट कहता है एंटीजन वाला ही, कि लिम्फ नोड क्या करेगा? एक जाला फैलाए रहेगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म और एंटीजन को क्या करने के लिए? फंसाने के लिए, ट्रैप करने के लिए, विच हैपन टू गेट इनटू द लिम्फ एंड टिश्यू फ्लूइड, जो फिर बाद में कहाँ चला जाएगा? लिम्फेटिक वेसल्स में या फिर टिश्यू फ्लूइड में चला जाएगा। एंटीजन ट्रैप्ड इन द लिम्फ नोड, एंटीजन क्या हो जाएंगे? ट्रैप हो जाएंगे लिम्फ नोड में। आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिवेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स। अब जो कि किसका इशारा है कि अब लिम्फोसाइट्स को क्या हो जाना होगा? एक्टिवेट हो जाना होगा। बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स क्या हो जाएगा? एक्टिवेट हो जाएगा। क्या करने के लिए? एंटीबॉडी बनाने के लिए। मतलब लिम्फ नोड हमारे पूरे बॉडी में देखो हर जगह फैले हुए हैं। एंटीजन जैसे एंटर किया वो ट्रैप किया, और जैसे ये ट्रैप करेगा तुरंत लिम्फोसाइट्स क्या हो जाएंगे? एक्टिव हो जाएंगे एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने के लिए। एंड देन फिर वही मार धाड़ वाला कहानी है। Responsible for the activation of lymphocytes present there and cause the immune response। और वो क्या करेंगे? immune response देंगे, आपके एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करेंगे। There is a lymphoid tissue also located within the lining of major tract। हर जगह पे lymphoid tissue होता है, जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होगा, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में होगा, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट में होगा। Called
म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, याद करो म्यूकस के फॉर्म में, जैसे हमारे नोज में भी होते हैं म्यूकस, जैसे ही बैक्टीरिया या फिर डस्ट पार्टिकल एंटर करता है तुरंत हम स्नीज कर देते हैं, तुरंत छींक आ जाता है, साथ में म्यूकस के साथ सारी चीजें क्या हो जाती है, बाहर आ जाती है। वैसे ही ये यूरोजेनाइटल में भी होता है और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में भी प्रेजेंट रहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। फुल फॉर्म इसका याद रखना, माल्ट का, लगाओ टिक, माल्ट का फुल फॉर्म याद रखना। कहते हैं फिर नेक्स्ट इट कंस्टिट्यूट, मतलब माल्ट जो होता है वो क्या कंस्टिट्यूट करता है, 50% ऑफ लिम्फोइड टिश्यू कंटेन करता है हमारे ह्यूमन बॉडी का। चलो यहां तक में डाउट है पूछो, एड्स कल से स्टार्ट कर लेंगे। अब हमको लगता है डिजीज वगैरह स्टार्ट हो गए, चैप्टर ज्यादा अब तो नहीं लगता, 50% तो हो चुका। एड्स है, प्रिवेंशन ऑफ एड्स वगैरह में तो स्टोरी पढ़नी है, कैसे क्या करना है। फिर कैंसर है, अब डिजीज वगैरह स्टार्ट हो चुका है। हाँ 50% बच रहा है, कर लेंगे, नो स्ट्रेस। नीचे में ये सब ड्रग वगैरह को कैसे अवॉइड करना है, इन सारी चीजें पढ़ लेंगे। जहां तक में डाउट है पूछो। नहीं डाउट, लास्ट बेंच कोई डाउट, अमन कोई डाउट, सिटी डाउट, चलो